जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम लोग यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, आईसीआर तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस लगातार करा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी पॉलिटी की हमने क्लासेस की थी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को जो है वो कवर किया था। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो संविधान सभा के टॉपिक का है जो हमारा, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, संविधान सभा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक सवाल आने की संभावना पूरी पूरी है कि जो हमारी संविधान सभा है वहाँ से एक सवाल आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने ये जो संविधान सभा का टॉपिक है सबसे बाद में उठाया है। कुछ लोग आपको सबसे पहले ही संविधान सभा कराते हैं, तो इस क्लास को आप आराम से एंड तक देखें। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी पी, यूपी लेखपाल, आईसीएआर, ठीक है, इन सभी की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ग्रेट पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लासेस कराई जाएंगी उनकी पीडीएफ आपको जो है, क्लास पीडीएफ क्लास के 3 दिन बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। तो आपको दो चीज़ें करनी है, पहला तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ग्रेट पाठशाला, इसे भी ज्वाइन करता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सबसे पहले बात करें संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सेटिंग में समय लगा। तो सबसे पहले बात की जाए संविधान सभा के बारे में, तो आप सभी को पता है हमारे संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था, संविधान को बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा, पहला जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ आपको बता दूं, मैंने जितनी भी चीज़ें आपको कराई हैं आपके एग्जाम के अनुसार कराई जा रही हैं, आपका जो भी पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपका जवाब होगा स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 के अंतर्गत जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ये तो अप्रत्यक्ष मांग थी, इनडायरेक्ट मांग। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि 1922 में, एक सवाल आता है महात्मा गांधी ने कब जो है संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया था, तो आपको याद रखना है 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग किया गया, संविधान सभा शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि संविधान सभा का जो हमारे संविधान का निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ये भी इनडायरेक्ट ही था। ठीक है, कैसे? 1895 में हम लोगों ने मांग कर ली संविधान सभा ने कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक यही कह रहे थे। 1919 में आप सभी को पता होगा भारत शासन अधिनियम आया था। उस अधिनियम के आधार पर कहा गया था कि भारत के शासन का निर्माण ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाएगा, ना कि भारतीयों के द्वारा, भारत की जो भी चुनी हुई संविधान सभा होगी उसके द्वारा किया जाएगा। तो दो चीजें, पहला 1895 में स्वराज विधेयक से मांग की गई संविधान सभा की। 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या कह रहा था कि भाई जो हमारा संविधान सभा है ना, उसका निर्माण ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, भाई भारत के संविधान के निर्माण करना है, भारत के संविधान का जब हमें निर्माण करना है तो ब्रिटिश संसद या अन्य कोई भी राष्ट्र देश जो है वो क्यों संविधान सभा का निर्माण करेगा? भारतीयों के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। इसी आधार पर 1922 में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा शब्द का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट है 1934 में 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा शब्द की मांग की, या संविधान सभा की मांग की, या
सभा शब्द का औपचारिक रूप से जो है या डायरेक्ट जो है आपको उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा शब्द का प्रत्यक्ष रूप से जो है जो उल्लेख है, प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की थी? तो M.N. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने सन 1934 में संविधान सभा की मांग की। उन्होंने कहा एक संविधान सभा होगी जिसके आधार पर ही जो है क्या होगी, भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट रूप से 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, 1922 में महात्मा गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया। 1919 में भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया था कि भारतीयों के संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाएगा। और 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। चीज़ें ऐसे ही आगे चलती रहीं और आपको याद रखना है 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी भारत आता है और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कब कैबिनेट मिशन भारत आया? तो आप याद रखें कब आया, मार्च 1946 में। क्यों आया था? भारत के संविधान निर्माण से संबंधित चीज़ों को निर्धारित करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आता है। और आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन में, अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया, पहला तो ये है, ठीक है। तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ जो सदस्य आए थे वो तीनों सदस्य कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए ही इसका नाम जो है कैबिनेट मिशन, इस योजना का नाम या इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया क्योंकि तीनों जो लोग आए थे उसमें कैबिनेट मंत्री थे। अगर बात की जाएगी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष की कि कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत आया उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो हैं कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इम्पोर्टेंट है ये सवाल, कई बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये तो अध्यक्ष हो गए, तो अध्यक्ष के अलावा कौन कौन सदस्य थे? तो पहले अध्यक्ष कौन हो गए? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हो गए। दूसरे सदस्य जो थे वो सर स्टीफेन क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसके अध्यक्ष थे। ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भी भारत आए थे, स्टीफेन क्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट AB अलेक्जेंडर, ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो आप क्या कहेंगे? मार्च 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस जी जो थे वो अध्यक्ष थे, पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। कैबिनेट क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि भाई तीनों मंत्री जो थे वो कौन थे? जो सदस्य थे वो कैबिनेट मंत्री थे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन भारत आया संविधान के निर्माण के लिए, तो उसने संविधान सभा को लेकर कुछ बातें निर्धारित की कि जो संविधान सभा होगी वो किस प्रकार से बनाई जाएगी। कुछ बातों का जो निर्धारण है वो कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया गया। कौन कौन सी बातें थी, आइए उन बातों के बारे में जानते हैं क्योंकि वहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहली बात जो कैबिनेट मिशन में थी वो थी कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा। याद रखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हमारे संविधान का निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होगा, ठीक है। लेकिन जो कैबिनेट मिशन आया है वो क्या कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। चुनाव कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो आपसे अगर आपसे कथन कारण में पूछा जाएगा कि संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी संविधान सभा का निर्माण जो था वो इनडायरेक्ट किया गया था, ना कि डायरेक्ट किया गया था। अगर बात करें संविधान की जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा में, उन सदस्यों की जो कुल संख्या रखी गई थी वो 389। प्रारंभ में यह संख्या 389 थी, बाद में इसे कम किया गया। जब कम की हम बात कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्यों संख्या जो थी वो कम हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुल सदस्य संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 389, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम लोग, जो 389 कुल सदस्य संख्या थी, यहाँ से याद रखना है, तो 389 सदस्य संख्या मैंने आपको बताई संविधान सभा की, उसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। भाई हमारा जब भारत राष्ट्र जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था, तो सदस्य जो हमारी भारत था वो 3 राज्य, 3 प्रकार के प्रोविंसेस में विभाजित था, 3 प्रकार के शासन प्रणाली में विभाजित था। पहला तो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, कुछ जो थी वो देसी रियासतें। देसी रियासतें कौन सी होती हैं? जहाँ शासन राजा के द्वारा किया जाता था उन्हें देसी रियासतें थे। और कुछ जो कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो पहला सवाल पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई? तो आप कहेंगे 389 जो है वो सदस्य संख्या निर्धारित की गई, ठीक है। कितनी करी गई? 389। उसमें से 292 जो थे वो कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है। 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। और 4 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब वर्तमान में आप केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, उसी प्रकार से उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे? कई बार सवाल पूछा गया है ये, तो आपको याद रखना है। जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है, उनमें पहला था कुर्ग, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे कौन कौन से थे? कुर्ग, ठीक है, मेड़बाड़ा, मेड़बाड़ा, ठीक है, और बलूचिस्तान, और दिल्ली। ये 4 क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कुर्ग, तो कर्नाटक में ये पड़ता था। बलूचिस्तान वर्तमान में जो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर जो विवाद वाला एरिया है उसे बलूचिस्तान कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ से सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला तो कितने कमिश्नरी क्षेत्र थे निर्धारित किए गए थे? 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? कुर्ग था, मेरवाड़ा था, बलूचिस्तान था, दिल्ली था। तो एक तो पूछेगा कितने थे, तो आप बताएंगे 4 थे। दूसरा पूछ सकता है कि कौन कौन से नहीं थे या कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो आपको चारों जो है वो पता होने चाहिए। तो यहाँ से जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन संविधान सभा से पूछे जा सकते हैं कैबिनेट मिशन से, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है, थ्योरी के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। जो संविधान सभा हम बना रहे हैं उसमें एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख की। कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि जो संविधान सभा थी उसमें सदस्य जो था कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता, तो आप कहेंगे एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? कैबिनेट मिशन की। फिर कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं उनका चुनाव नहीं होगा, जो देसी रियासतें हैं उनका चुनाव नहीं किया जाएगा, चुनाव नहीं होगा। अब देसी रियासतों में चुनाव क्यों नहीं होगा? भाई वहाँ तो राजा ही राज्य कर रहा है, तो उन्हें ये सुविधाएं दी गई कि वहाँ से राजा जो है अपना खुद प्रतिनिधि भेज सकता है चुनकर, या तो राजा खुद होगा या अपना प्रतिनिधि भेजेगा, वहाँ पर चुनाव नहीं किए जाएंगे। तो कौन कहाँ कहाँ चुनाव होंगे? कमिश्नरी क्षेत्र में चुनाव होंगे और ब्रिटिश प्रांत में चुनाव होंगे, ठीक है। तो अब चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 389 सदस्य में 389 थे, उनमें से जो 92 देसी रियासतें थीं उनमें तो अब चुनाव होने ही नहीं है। तो जो बचे हुए सदस्य रह गए उनमें चुनाव होंगे। सदस्य संख्या अब कितनी रहेगी? भाई हमने पढ़ा है 292 से 292 तो हमारे पास ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है ना। 4 हमने कमिश्नरी क्षेत्र को पढ़ लिया, तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 296।
बाकी जो बचे हुए रह गए 92 वो कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। जब वो देसी रियासतों से होंगे तो वहाँ तो हम चुनाव करा ही नहीं रहे, तो अब जो चुनाव होंगे वो कितनी सदस्य संख्या पर होंगे? तो याद रखना है जुलाई 1946 में कुल 296 सीटों के लिए चुनाव किए गए, या 296 सदस्यों के लिए जो हैं वो चुनाव किए गए। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है जुलाई 1946 में कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए, तो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। चुनाव का जो रिजल्ट आया वो इस प्रकार से था, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 75 और अदर को 15 सीटें प्राप्त होती हैं। तो जो हमने 296 सीटों पर चुनाव कराए उनमें से 208 सीटें तो कांग्रेस ले गई, मतलब पूरा बहुमत किसे मिल गया यहाँ पर? कांग्रेस को। प्रभुत्व किसका हो जाएगा? कांग्रेस का हो जाएगा। और इसीलिए ही इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। आगे लाइन भी लिखी है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? उन्हें लगा जो संविधान सभा है जिसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं ये हिंदूवादी हो जाएगी, इसमें मुसलमानों का क्या होगा? इसमें मुसलमानों के जो अधिकार है उनका उल्लंघन किया जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ समानता नहीं की जाएगी। इसलिए ही मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसका बहिष्कार किया। याद रखिए प्रारंभ में मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि हमारी सीटें जो हैं अच्छी आएंगी, तो उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि भाई चुनाव तो हम हार ही गए, क्योंकि 208 मिली हैं, 73 मिली हैं इन्हें, 208 कांग्रेस को मिल गई, भाई जिसकी सीटें ज़्यादा उसका प्रभुत्व हो जाएगा। इसी को देखते हुए मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, तो जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तो मोहम्मद अली जिन्ना को आप सभी जानते होंगे। अली जी ने क्या कहा था जिन्ना ने कि हम भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग पृथक राष्ट्र चाहते हैं, हमें पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र के रूप में चाहिए जहां मुस्लिम आबादी निवास कर सके, जहां उसके अधिकारों का संरक्षण हो। याद रखिए यहाँ पर जिन्ना जी को मनाने की हर संभव प्रयास किए गए। आपने ये भी सुना होगा कि जब गांधी जी ने जिन्ना साहब से कहा था कि आप जो भी चाहते हैं हम आपको देंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग राष्ट्र ना बने, उसके बदले आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। और गांधी जी ने जिन्ना के सामने अपने साइन कर कर कागज़ रख दिया था सामने, आप जब पढ़ रहे होंगे उनकी किताब को, बायोग्राफी को, कि आप जो चाहें इस कागज़ में लिख लें, मैं आपको हस्ताक्षर करके दे रहा हूँ, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, पर आप पाकिस्तान अलग राष्ट्र की मांग मत कीजिए। लेकिन जिन्ना साहब जो हैं वो नहीं माने, और नहीं माने तो फिर माउंटबेटन योजना के आधार पर हमारे जो गवर्नर, अंतिम गवर्नर जो थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने 3 जून 1947 को किस योजना के आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत व पाक अलग अलग राष्ट्र बनाए गए। कौन सी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बने थे? तो आप याद रखेंगे माउंटबेटन योजना थी, 3 जून 1947 का समय था। इसी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनते हैं, और जो सदस्यों की संख्या 389 थी, 389 थी, अब वो सदस्य संख्या क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि कुछ सदस्य संख्या कहाँ जाएगी? पाकिस्तान में पहुंचेगी, क्योंकि अब तो 2 पृथक राष्ट्र हो गए, पहले एक ही था। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत पाकिस्तान कौन सी योजना के आधार पर? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में, क्योंकि यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो संविधान सभा के ऊपर ही पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो हमने जितने भी फैक्ट थे इम्पोर्टेंट, याद रखिए यहाँ पर जो आपकी क्लास कराई जा रही है वो सिर्फ आपके एग्जाम को फोकस करके कराई जा रही है। अगर हम किसी अन्य कोर्स के अंतर्गत मिल रहे होंगे जहाँ आपका सिलेबस थोड़ा डीपली होगा, जहाँ आपके सवाल डीपली पूछे जाएंगे, तो हम इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, संविधान सभा का फिर जो टॉपिक है वो 4 से 5 दिन चलेगा। अभी हम 1 दिन में ही संविधान सभा को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें चीज़ें अपने एग्जाम ओरिएंटेड करनी है, हमारा सिलेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, ज्ञान तो आप लेते ही रहेंगे, हमेशा आपको ज्ञान मिलेगा। जब आपको ज्ञान लेना हो तो किसी अन्य कक्षा में मैं आपको करा रहा हूँगा पॉलिटी, तब आप वहाँ पर ज्ञान जरूर लीजिए, लेकिन यहाँ जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो संविधान सभा की बैठकों से सवाल पूछा जाता है, तो बात करते हैं अब संविधान सभा की बैठक के बारे में। यहाँ से जो बेसिक चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूँ जब हम पढ़ ही रहे हैं तो।
दिख रहा है इसमें साफ? थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। ठीक है, ठीक, ठीक है। थोड़ा और जूम इन। अब ठीक है। ठीक। तो सबसे पहली बैठक आपको पता ही है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको देखने को मिलेगा और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आए हुए हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है संविधान सभा की पहली, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, आपको याद रखना है। तथा उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी जी को बनाया गया। एंथोनी जी को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। तो यहाँ से तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली बैठक संविधान सभा की कब होती है? तो आप याद रखेंगे 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, तो उसमें अध्यक्ष कौन बने हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरी बैठक के बारे में, तो आप सभी को पता होता 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित की गई। ठीक है, आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को है अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। तो पहली बैठक मैंने आपको बताई 9 दिसंबर 1946 को होती है। यहाँ से अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष एंथोनी जी, हाँ उपाध्यक्ष हैं। फिर मैं बात कर रहा हूँ 11 दिसंबर की। यहाँ अध्यक्ष कौन हैं? तो राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। तो यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है, पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि जो संविधान सभा में कुल 12 दिवस में आयोजित किए गए हैं, संविधान सभा कुल 12 दिवस में आयोजित किए गए हैं और कुल बैठकों की संख्या जो है वो 1651 में। तो आपको याद रखना है, जो संविधान सभा में कुल बैठकों की संख्या थी वो 1651 थी। ठीक है, यहाँ कुल अधिवेशन होंगे। ठीक है, तो ये गलत मिसप्रिंट हुआ है, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कुल बैठकों की संख्या जो थी संविधान सभा में वो 1651 थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड मीटिंग कब होती है? तो मैंने आपको बताया पहली मीटिंग, पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1940 को होती है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, HC सिन्हा जी, और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी जी बनते हैं। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और HC मुखर्जी जो हैं वो उपाध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, और इसी के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को पास। और इस पर अनुमति कब, सहमति कब मिली थी? तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को इस पर आपको अनुमति मिलती है। लगभग एक महीने से कुछ ज़्यादा समय होगा, 13 दिसंबर
ठीक है, से जनवरी आके तो 1 महीने के अंतर्गत ही थोड़े ज़्यादा समय में आपको अनुमति मिल गई, मतलब सहमति मिल गई सभी सदस्यों की। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, संविधान में जब हम तीसरी बैठक कर रहे थे तब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सहमति मिली। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, आगे जाकर हमारे संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना बनी। तो जब मैं प्रस्तावना आपको पढ़ा रहा था तब हम लोगों ने अच्छे से चीज़ें की थी इसके बारे में, तो यही आपको चीज़ें यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। कई बार सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था, और डॉक्टर राजेंद्र, और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था। संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, और जब ये संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर जी के द्वारा की जाती थी। मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारी संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते थे। और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर जी के द्वारा की जाती थी। तो दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही है तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। अगर विधायिका के रूप में कार्य कर रही है तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, जीबी मावलंकर जी कर रहे हैं। नेक्स्ट है 22 जुलाई 1947 को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम, और ये भी आपको पता ही होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो आप याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। और इसीलिए ही हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है भारत में। और साथ ही साथ हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग 24 जनवरी 1950 के बारे में, यहाँ दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो 24 जनवरी 1950 और एक 26 जनवरी 1950। कुछ चीज़ें जो है वो 24 जनवरी से लागू हुई हैं और कुछ चीज़ें जो है वो 26 जनवरी से। तो कौन कौन सी 24 जनवरी से लागू हुई हैं, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गीत को मान्यता प्रदान की गई। राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान, यहाँ भगवान नहीं होगा, ये लिखा है मिस प्रिंट से, राष्ट्रीय गीत भगवान को, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान की गई। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय गीत, भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब मान्यता प्रदान की गई है, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ आपसे सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या था और राष्ट्रीय गान क्या है, ये क्या था, दोनों आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने हैं जब आप क्लास ले रहे होंगे उसके बाद। ठीक है, 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। तो लेकिन आपसे पूछा जाएगा कब इन्हें बनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को इनको जो है वो
प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी इसी दिन। आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और संविधान आंशिक रूप से इसी दिन लागू हो जाता है। पूर्ण रूप से लागू होना और आंशिक रूप से लागू होना, दोनों में डिफरेंस भी आपको बताया जा रहा होगा। यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। आंशिक रूप से लागू होने का क्या मतलब है कि कुछ आर्टिकल्स जो हैं 24 जनवरी 1950 से ही लागू हो गए थे। ठीक है, आपको बताऊंगा निर्वाचन संबंधी जो आर्टिकल्स हैं वो 24 जनवरी 1950 से ही लागू हो गए थे। देखिए कुल 16 आर्टिकल इसी दिन लागू हो जाते हैं। कब लागू हो रहे हैं भैया? 24 जनवरी 1950 को लागू हो रहे हैं। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को अंतरकालीन संसद सभा में परिवर्तित कर दिया गया। आपसे पूछा जाएगा क्या 1953 से पहले भारत में संसद नहीं थी? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी संविधान सभा को ही अंतरकालीन संसद में परिवर्तित कर दिया गया। कब करा गया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये 24 जनवरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान की गई। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। आंशिक रूप से संविधान लागू हो जाता है, डेट मीन्स कुछ आर्टिकल्स यहीं लागू हो जाते हैं। मैंने आगे आपको बताया कि 16 आर्टिकल जो थे वो इसी दिन लागू हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब ठीक है 24 जनवरी और तो आपको दो चीज़ें मैं फिर से रिवाइज कराऊं कि हमने संविधान आंशिक रूप से लागू किया है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ नोट करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं कि संविधान में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे। कई बार सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा में जो सर्वाधिक सदस्य थे वो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे, मद्रास से थे या बिहार से थे? तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्यों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य थे। वर्तमान में भी अगर बात की जाएगी तो सर्वाधिक सदस्य संख्या लोकसभा और राज्यसभा से उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन आपको याद रखना है तब हम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे। तो संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश बात ही की है। अगर संयुक्त प्रांत मिले तो संयुक्त प्रांत भी सही आंसर होगा और उत्तर प्रदेश मिलता है तो उत्तर प्रदेश भी। तो 55 सदस्य जो थे वो संविधान सभा से थे। ठीक है, मद्रास से थे 49 सदस्य, बिहार से 36 सदस्य। तो 3 जगह से हम लोगों ने देखा, यूपी, मद्रास और बिहार। सर्वाधिक सदस्य आपसे पूछा जाए यूपी होगा तो यूपी वाला सही आंसर है। संयुक्त प्रांत भी हो सकता है यूपी ना दे, ऑप्शन में मद्रास हो तो फिर मद्रास आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। कितनी सदस्य संख्या थी महिलाओं की संविधान सभा में? 15 सदस्य थी महिलाएं, जिसमें से प्रथम बैठक के अंतर्गत प्रथम बैठक में 10 महिलाएं ही सम्मिलित हुई थी। कितनी थी? 10 महिलाएं सम्मिलित थीं, ये आपको याद रखना है। तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। पूछा जाए प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें कितनी सदस्य महिलाएं थी? तो 10 सदस्य महिलाएं जो थी प्रथम बैठक में थी। यहाँ आपको याद रखना है बेगम एजाज रसूल मुस्लिम लीग की एकमात्र महिला जो संविधान सभा में सम्मिलित हुई थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल।
फिर नेक्स्ट सवाल डायरेक्ट पूछा गया है कि बिहार का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किसने किया था? तो आपको याद रखना है सरोजनी नायडू जी ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ पर? संविधान सभा में। तो ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट हमारा फैक्ट है 26 जनवरी 1950 से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग पूर्ण रूप से लागू कर दिए गए। आंशिक रूप से लागू कब हो रहे थे? 24 जनवरी 1950 को, जबकि पूर्ण रूप से लागू कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सारी चीज़ों को, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया संविधान सभा के बेसिक के बारे में कि कब संविधान सभा शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, कब डायरेक्ट किया गया था, कब इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि 1895 में प्रथम बार स्वराज विधेयक के माध्यम से तिलक जी के द्वारा मांग की गई थी। महात्मा गांधी ने संविधान सभा शब्द का प्रयोग 1922 में किया था। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, तीन जो थे संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें सदस्य थे। तीनों कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए कैबिनेट मिशन नाम रखा गया। सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन में कितनी थी? 3 थी। फिर मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन से कुछ बातें निर्धारित की गई संविधान सभा को लेकर। पहला कहा गया संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से किया जाएगा, ना कि डायरेक्ट होगा। फिर दूसरा कहा गया कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389 होगी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 92 जो देसी रियासतों से, थोड़े 93 जो थे वो देसी रियासतों थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बात की हम लोगों ने बात की थी कि संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का क्या करता था? प्रतिनिधित्व करता था। कई बार सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या का? तो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ निर्धारित किया गया था जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों में चुनाव नहीं कराए जाएंगे, बल्कि वहां से जो है सीधे निर्वाचित किया जाएगा। 3 जुलाई 1946 को मतदान होता है, चुनाव होता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया 208 सीटें, 208 सीट कांग्रेस को मिलती हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग को। ठीक है, बाकी 15 सीटें जो हैं वो अदर को मिलती हैं। तो जो मुस्लिम लीग को पहले लग रहा था कि हम सीटें अच्छी खासी जीतेंगे, जब इन्होंने देखा भाई हमारी सीटें बहुत ज़्यादा कम हो गई, तब इन्होंने क्या करा, जो वोट किया, जो चुनाव किया गया था उसका बहिष्कार किया, मतलब बहिष्कार किया कि हम इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सही नहीं मानते हैं। और जिन्ना जी ने क्या किया, मांग की पाकिस्तान की। याद रखिए पाकिस्तान की मांग जो है कोई 1937 से 1947 में स्टार्ट नहीं होती है, ये पाकिस्तान की मांग 1940 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन पूर्ण रूप से जो इसे मान्यता दी गई वो माउंटबेटन योजना के आधार पर 3 जून 1947 को भारत एवं पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बनते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात की संविधान सभा की बैठक के बारे में। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष, एंथोनी जी उपाध्यक्ष। 11 दिसंबर की बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को खूब मान्यता मिलती है, जो आगे जाकर हमारे संविधान की क्या बनती, प्रस्तावना बनती है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात की 24 जनवरी 1950 के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1950 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। कुल 16 आर्टिकल्स जो थे वो लागू कर दिए गए थे। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता प्रदान की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा, यहाँ आपको याद रखना है 26 जनवरी को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, तो जो हमारी संविधान सभा थी उसे अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया।
तो बहुत बार सवाल पूछा गया है कथन और कारण में, क्या 1953 से पहले संसद थी या नहीं थी? आता है संसद का उल्लेख नहीं है, संसद नहीं थी। तो आप वहाँ लगा देते हैं जी बिल्कुल संसद 1953 से पहले नहीं थी, जो आपका गलत हो जाएगा। जब संसद नहीं थी तब तक हमारी संविधान सभा ही क्या करती थी? संसद का कार्य करती थी। मैंने आपको बताया जब संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तब इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता जो है वो जीवी मावलंकर जी के द्वारा की जाती थी। फिर मैंने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए, और इसी के साथ जो हमारा संविधान सभा का टॉपिक था, संविधान सभा का टॉपिक, वो समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त हो गया। आप क्या करेंगे? क्लास को रिवाइज करेंगे, क्योंकि संविधान सभा पूरा टॉपिक अपने आप में फैक्टों से भरा हुआ है। फैक्ट ही आपको याद रखने हैं, फैक्ट ही हमारे सवाल में पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी थे, सारे फैक्ट को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो आप एक बार क्लास को पढ़ेंगे, फिर अपने नोट्स जो बढ़ाए होंगे उनको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि प्रत्येक शुक्रवार को हम जो भी क्लासेस करेंगे सोमवार से बृहस्पतिवार तक, उन सभी का टेस्ट एक हो रहा होगा आपका प्रैक्टिस सेट शुक्रवार को जो लाइव होगा। तो आप सभी लोग उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर दें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। मैं आपको बताऊं संविधान सभा के स्रोत जो हैं बहुत छोटा टॉपिक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं संविधान स्रोतों से मैं अगली क्लास में आपको सारी बता रहा हूँ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तब भी लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो फिर डिसलाइक करें। धन्यवाद।